अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अनवर अली शाह। मैं यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। ऑर्थोडोंटिक्स बाय प्रोफेशन इज़ डेंटिस्ट। 2013 में मैंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का डेंटल डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और उस वक्त से मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रेसिस बच्चों को सिर्फ दांत सीधे करने के लिए लगाए जाते हैं और एक ख़ास एज है जब उससे आप आगे निकल जाएं तो ब्रेसिस नहीं लगाए जाते। असल में जो ऑर्थोडोंटिक प्रोफेशन है ये 4 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग है, यूके में 5 साल डेंटिस्ट बनने के बाद आप ऑर्थोडोंटिस्ट बनते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाइट के इशू हैं, किसी के जॉ के मसले हैं, नीचे वाला जॉ छोटा होता है, टेढ़ा होता है, आगे होता है, पीछे होता है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, दांत बहुत ज़्यादा उभरे हुए होते हैं। इसके अलावा दांत होते हैं जो निकलते नहीं हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 दांत होते हैं जो निकलते नहीं हैं, आगे ही वही उधर ही पड़े होते हैं। तो ऑर्थोडोंटिक का ये रोल है कि उन के बाइट को सही करे, दांतों को भी सीधा करें। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कट लिप है जिसको हम क्लेफ्ट लिप बोलते हैं, तो उसका भी बचपन से लेकर तकरीबन 16-17 साल तक ऑर्थोडोंटिस्ट का उसमें जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, टीम वर्क होता है एंड ही इज़ वन ऑफ द की मेंबर्स ऑफ द टीम। ब्रेसिस हम नंबर 1 इसलिए करते हैं कि अगर दांत टेढ़े हैं तो दांतों को सीधा कर दें। किसी के दांत ठीक नहीं है, लाइन में नहीं है, तो उसको हम सीधा कर लेते हैं। मेजॉरिटी केसेस में यही होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं कि बाइट के लिए, जिसको हम कहते हैं ऑक्लूजन, उसका बाइट सही नहीं होता। ऊपर और नीचे वाले जॉ में जो रिलेशनशिप है, जो प्रोपोर्शन है, वो ठीक नहीं रहता। तो उस बाइट को ठीक करने के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो ब्रेसिस लगा के बाइट को ठीक कर देते हैं। तीसरी वजह जो है उसमें जो व्हाट वी कॉल मल्टी डिसिप्लिनरी केसेस, ऐसे पेशेंट होते हैं, उसको तो मैं सलीस उर्दू में नहीं बता सकता। एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया होता है, हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया होता है, क्लाइडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया होता है, बेरिड टीथ होते हैं, दांत निकलते नहीं हैं, उधर ही स्टक होते हैं, तो उसमें भी ऑर्थोडोंटिस्ट का रोल होता है। तो ये सिर्फ जो है ना कॉस्मेटिक वजह से नहीं है, ऑल्दो मेजॉरिटी केसेस में ये कॉस्मेटिक के लिए होता है, लेकिन 30 to 40% जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उसका हेल्थ इशू भी होता है, उसके लिए भी ऑर्थोडोंटिस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत गुड क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब वही है कि ब्रेसिस के बग़ैर ये आलमोस्ट इम्पॉसिबल है एट द करंट लेवल ऑफ आवर नॉलेज। फ्यूचर का कोई पता नहीं चल रहा कि क्या आएगा, लेकिन राइट नाउ ब्रेसिस लगाने के बगैर दांत सीधे करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। येस, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल अभी व्हाट वी कॉल इनविजिलाइन, वो क्लियर रिटेनर पहनते हैं जिससे दांतों को आगे पीछे करते हैं बगैर ब्रेसिस के, लेकिन यू कैन स्टिल कॉल इट ब्रेसिस, क्योंकि उसके बगैर तो आप नहीं सीधे कर सकते। उसमें भी उसकी लिमिटेशन है। जो सिंपल केसेस होते हैं वो तो आप सीधे कर सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए ब्रेसिस लगाने होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी पब्लिक डीलिंग होती है कि ब्रेसिस नज़र ना आए, तो हमारे पास शिफा में, और शिफा इज़ द ओनली हॉस्पिटल जिसको व्हाट वी कॉल लिंगुअल ब्रेसिस या हिडन ब्रेसिस, वही ब्रेसिस होते हैं जो बाहर लगते हैं, लेकिन हम इसको दांतों के पीछे लगा देते हैं, तो बाहर से किसी को पता नहीं होता कि ब्रेसिस लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए जो अपीयरेंस वाइज सोशल इम्प्लिकेशन की वजह से वो ब्रेसिस नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए हमारे पास ये हिडन ब्रेसिस है और वो उसी तरह काम करते हैं जिस तरह बाकी ब्रेसिस काम करते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि पेशेंट कैन चूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट, उसका हमने फ़िक्स ब्रेसिस ही लगाने हैं, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो हिडन ब्रेसिस लगा दें, या जो मेटल वाले हैं वो ब्रेसिस लगा दें, या मेटल और हिडन ब्रेसिस के दरमियान एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं अपना सेरामिक ब्रेसिस, थोड़े से कम नज़र आते हैं। तो इस हद तक तो उसके पास चॉइस है कि वो चूज़ करें।
लेकिन अगर एक बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आया 11-12 साल का है, उसका बहुत ज़्यादा ओवर बाइट है, ऊपर वाले दांत बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडेड है, 10-12 मिलीमीटर का गैप है, तो उसमें पहले हम व्हाट वी कॉल ट्विन ब्लॉक, एक रिमूवेबल ब्लॉक होता है, एक ऊपर वाले जॉ में लगाते हैं, एक नीचे वाले जॉ में लगाते हैं, वो 8-9 महीने लगा के उसके बाद फिर हम फिक्स ब्रेसिस पे उसके पास ऑप्शन आ जाएगा कि उसने सेरामिक लगाने या मेटल वाले लगाने या लिंगुल लगाने। तो पेशेंट के पास चॉइस है भी और है भी नहीं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, द मालाक्लूजन, कि उसके बाइट की नेचर क्या है, और दूसरी चीज़ कॉस्ट भी उसमें आता है कि वो पेशेंट कौन सा वाला अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें जो 3 टाइप्स है, इसमें एक जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो मेटल वाले हैं वो सबसे चीप होते हैं इन तीनों में। अगेन जो एवरेज टाइम है फिक्स ब्रेसिस में वो 18 महीने हैं, प्लस माइनस 16 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन ये एवरेज टाइम है। अब कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि वो 2-3 महीने में हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का सिंपल गैप है और वो कहते हैं कि ये गैप मेरा जो है ना बंद कर दें, बस दैट्स इट, वो 2-3 महीने में हम बंद कर देते हैं। किसी का 6 महीने में भी, किसी का 10 महीने में भी, लेकिन मेजॉरिटी जो चिल्ड्रन पेशेंट है, जो एक मेन स्ट्रीम बाइट वाला इशू है, उसमें एवरेज टाइम 18 महीने है। सफाई मोर और लेस वही होती है जो पहले आप करते हैं। मार्केट में डिफरेंट ब्रशेज़ अवेलेबल है ऑर्थोडोंटिक ब्रश के नाम से, लेकिन जो बच्चे ब्रश कर सकते हैं इवन एडल्ट्स पहले से, उसके लिए कोई इशू नहीं रहता। वो ब्रेसिस लगा के भी ब्रशिंग का स्टैंडर्ड वही रहता है। हाँ, जो वही बच्चे होते हैं जिनका ब्रशिंग पहले से पुअर होता है तो उसके लिए मसला होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसे बच्चे जिसका ब्रशिंग सही नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट इन द फर्स्ट प्लेस शुरू नहीं करना चाहिए। हम तभी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जब उसका ओरल हाइजीन बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि ब्रेसिस के साथ थोड़ा बहुत उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरे जितने भी पेशेंट हैं उसको मैं यही कहता हूँ कि आप ना रूटीन वाला ब्रश यूज़ करें और एज सच कोई मसला नहीं होता। हम जो ब्रेसिस लगाते हैं, जो फर्स्ट वीक होता है तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, रिटन इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। उसमें पेशेंट को हम यही कहते हैं कि आपने हार्ड चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि पहले हफ्ते में दांत थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना उसको केयरफुल रहना पड़ता है। फर्स्ट वीक के बाद एज सच कोई ममानियत नहीं है। च्युइंग गम पे हम जो है ना उसको कहते हैं कि इसको नहीं यूज़ करना, उससे ब्रैकेट बार बार टूटते हैं। थोड़ा सा स्टिकी फूड को अवॉइड करना है और शुगरी फूड वगैरह उन्होंने अवॉइड करने हैं वो, लेकिन वो तो अगर ब्रेसिस नहीं भी लगे हुए हैं तो वी रिकमेंड के शुगरी फूड, फिज़ी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। जहाँ तक एज का ताल्लुक है, ये एक मीथ है कि आप टीन एज में जो है ना ब्रेसिस लगाते हैं, फिर एडल्ट में नहीं लगा सकते। मैं अगर एक मिसाल दूँ, मेरा जो इधर पाकिस्तान में जो ओल्डेस्ट पेशेंट है वो 64 साल 64 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन जो इंग्लैंड में मेरा ओल्डेस्ट पेशेंट था वो 75 ईयर्स ओल्ड था। तो दांत इन थीरी किसी भी एज पे, इवन 90 ईयर्स ओल्ड पे भी मूव हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर ओल्ड एज है तो जनरली जो है ना किसी को इतनी ज़रूरत नहीं होगी कॉस्मेटिक या किसी और वजह से। तो एज इज़ नो लिमिटेशन फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। किसी भी एज पे हम दांत जो है ना वो मूव कर सकते हैं। देखिए, जो टीनेजर होते हैं मेजॉरिटी पेशेंट तो वही होते हैं, तो 1-2 दिन डिस्कम्फर्ट रहता है, जिसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे उलझन सी। तो 2-3 दिन तक उलझन सी होती है। मैं जनरली पैरासीटामोल उसे कहता हूँ कि ले लें, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट को उसकी ज़रूरत नहीं होती। जो एडल्ट पेशेंट होते हैं उसका डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा चिल्ड्रन से ज़्यादा होता है। ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। उसका जो है ना जो पेन थ्रेशोल्ड है वो डिफरेंट हो जाता है। उसको थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन तक डिस्कम्फर्ट रहता है, लेकिन हैविंग सेड दैट वो अगेन इतना नहीं होता कि अनबेयरेबल होता है। थोड़ी सी उलझन सी होगी, अनप्लेजेंट फीलिंग होगी, तो एज सच कोई डिस्कम्फर्ट ब्रेसिस के साथ नहीं है।
जो मेन रिस्क है आई वुड से कि वो ओरल हाइजीन के, अगर ब्रशिंग सही है, डाइट उसका सही है, फिज़ी ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, शुगरी फूड ज़्यादा नहीं ले रहे हैं और ब्रश सही कर रहे हैं, तो उसके साथ वो वाला मसला जो है ना वो हमारे कंट्रोल में, वो नहीं उसकी जो है ना यहाँ पे इट डजंट टेक प्लेस। एक और जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है जो हम अपने पेशेंट को बताते हैं वो है रूट रिजॉर्प्शन। रूट रिजॉर्प्शन यही है कि फॉर एग्जांपल एक दांत की रूट जो है ना पैदाइशी एक है 13 मिलीमीटर, जब हम ब्रेसिस लगाते हैं तो उसमें से 1-1.5 मिलीमीटर वो पिघल जाता है, लेकिन उसके कोई इम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सेसिव फोर्स यूज़ करें और अप्रोप्रिएट प्रॉपरली ट्रेन बंदा नहीं है तो ज़्यादा रूट शॉर्टनिंग भी हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपने पेशेंट होते हैं उसको हम एक्सरे पे असेस करते हैं। अगर एक्सरे पे ऑलरेडी शॉर्टनिंग है बाय बर्थ तो उसमें हम केयरफुल रहते हैं, उसी के मुताबिक टेक्निक को मॉडिफाई कर लेते हैं। जनरली आई वुड से कि ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर पेशेंट थोड़ा सा ख़ुद भी केयर करें और जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वो भी थोड़ा सा केयर करें। ऑन एवरेज भी हम यही चाहते हैं कि पेशेंट महीने में 1 दफ़ा आएँ, इससे कम वाले में भी हम नहीं चाहते हैं और इससे ज़्यादा वाले भी। दिस इज़ द ऑप्टिमम टाइम कि 1 महीने में 1 दफ़ा, 4-5 दिन, हफ्ता, कभी कभार ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है, लेकिन महीने में 1 दफ़ा विज़िट करना पड़ता है। जब पेशेंट आते हैं तो उसके साथ जो मैं पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ वो फर्स्ट विज़िट में गुजारता हूँ, ताकि उसके प्रॉब्लम, उसके कंसर्न को मैं अंडरस्टैंड करूँ। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि ये हमारा फील्ड है, हम करते रहे हैं सालों से, इसी में काइंड ऑफ समझ लें कि पैदा हुए हैं, तो हम तो देख के वहाँ पे 8-10 मसले हमारी नज़र में होंगे, हर एक का जो है ना मे बी के डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेशेंट का कंसर्न क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट आ जाते हैं मेरे पास और उसका चीफ़ कंप्लेंट यही है कि मेरे ऊपर वाले दांत ऊंचे हैं, तो मैंने बाकी चीज़ें जो है ना एज ए सेकेंडरी जो है ना आउटकम, जो फर्स्ट वाला है जो मेरा सारा अटेंशन रहेगा वो इसी पे रहेगा कि उसके जो उभरे हुए दांत है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर सही अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड बंदा है और अपने काम को जानता है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो है ना रिज़ल्ट उससे पेशेंट हैप्पी नहीं होगा। लेकिन वही है कि मार्केट में हर किस्म के लोग ब्रेसिस लगा देते हैं। मेरे पास इधर पेशेंट आते हैं और कहीं और से ब्रेसिस लगाए होते हैं 2-2, 3-3 साल दरमियान में मेरे पास आते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वी डोंट वांट टू एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। जब एक दफ़ा किसी और ने ट्रीटमेंट शुरू किया होता है तो हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट दरमियान में होता है, ना इधर का होता है ना उधर का होता है। तो इसलिए वी ट्राई टू अवॉइड सच केसेस। तो इन द फर्स्ट प्लेस अगर मैं एज ए पेशेंट में ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं हूँ तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा रिसर्च कर दूँ और जो सही क्वालिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट है उसके पास चले जाऊँ। बिकॉज़ इट्स अनफॉर्चुनेट कि पेशेंट को नहीं पता, उसकी नज़रों में एक आम डेंटिस्ट जो 4 साल का ट्रेनिंग है पाकिस्तान में और एक ऑर्थोडोंटिस्ट जो 4+4 8 साल का ट्रेनिंग हो जाता है, उनकी नज़रों में एक डेंटिस्ट और एक ऑर्थोडोंटिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। हिस्टोरिकली हमें पढ़ाया गया था वो यही था कि आपने रिटेनर तकरीबन 9 से 12 महीने लगाने होते हैं। ये 9 से 12 महीने के पीछे जो लॉजिक था वो यही था कि हम जब दांत मूव करते हैं तो इसके अराउंड जो टिश्यू है, जो फाइबर्स हैं, दे टेक अबाउट 9 to 12 मंथ्स के वो न्यू जगह पे सेटल हो जाएं। उसके बाद ये सेटल हो जाएंगे और दांत वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब लोगों ने दांतों को फॉलो अप किया लॉन्ग टर्म, साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल तक जो लॉन्ग टर्म स्टडी जो रिपोर्ट हुई है 20 साल, उसके बाद भी दांत जो है ना वापस आए हुए हैं। तो उससे अभी ये रिज़ल्ट उन्होंने अख़ज़ किया है कि हम जो रिटेनर लगाते हैं, सम सॉर्ट ऑफ रिटेनर हमें लॉन्ग टर्म लगाना चाहिए। अब मेरे अपने जो पेशेंट इधर होते हैं उसमें मेजॉरिटी में मैं बॉन्डेड या फिक्स रिटेनर लगाता हूँ। अब कुछ ऐसे पेशेंट हैं लिटरेचर में कि 15 से 20% लोगों में आप रिटेनर बिल्कुल ना लगाएं, उनमें दांत वापस नहीं जाएंगे।
लेकिन 80-85% लोगों में दांत वापस जाएंगे। नो मैटर व्हाट यू डू, दांत वापस जाएंगे। मे बी कि फुल 100% ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाएं, लेकिन 10-20-30% ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेंगे। मसला ये है कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, वी कांट आइडेंटिफाई कि वो 80% को बिलोंग करते हैं या 15% को। तो 80% ह्यूज नंबर है। तो जो भी हमारे पास कुर्सी में बैठते हैं, हम यही एज्यूम करते हैं कि ये 80% को बिलोंग करते हैं, और उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म रिटेनर लगा दें। मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वो फिक्स रिटेनर है। एक बारीक तार होती है दांतों के पीछे, हम ग्लू कर लेते हैं और 24 से 48 घंटे के बाद पेशेंट को याद भी नहीं रहता कि वहाँ पे कुछ चीज़ लगी हुई है। देखिए, मैं तो ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, बायस होऊंगा तो, लेकिन यूँ समझ ले कि अगर मैं आप ऑल ऑफ ए सडन ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं हूँ, एक ले पर्सन बन गया, तो आई वुड रिकमेंड जितने भी पेरेंट्स हैं कि अपने बच्चों को एक दफ़ा 7-8 साल की उम्र में ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखा दें। क्योंकि 2-3 मसले ऐसे हैं जो हम 12-13 साल जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उससे पहले जो है ना 7-8 साल में अगर हम उसको देख लें तो हम उसको जो है ना बेटर टैकल कर सकते हैं। तो एक मैसेज ये। दूसरा, कुछ ऐसे मसले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के दांत बहुत ज़्यादा उभरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर बाइट है उसका, आम ज़ुबान में जो हम कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट हमारे लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है 11 से 12 साल। तो अगर वही पेशेंट हमारे पास 14 या 20 या 25 साल पे आ जाए तो ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बाकी तो पेशेंट अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको देखेंगे, लेकिन एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट यही मेरी 2 रिकमेंडेशन है।